मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। जीएस श्रृंखला की 25 प्रश्नों की यह दूसरी टेस्ट सीरीज प्रस्तुत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। तो फिर आइए जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? ए. अनुच्छेद 14, बी. अनुच्छेद 25, सी. अनुच्छेद 29 और डी. अनुच्छेद 32। तो इसका सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 32। संविधान के अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? ए. काम का अधिकार, बी. शिक्षा का अधिकार, सी. स्वतंत्रता का अधिकार, डी. समता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है डी. समता का अधिकार। दूसरी पीढ़ी के मानव अधिकार समता से संबंधित हैं। इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सरकारों ने मान्यता दी। ये मूल रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं। प्रत्येक नागरिक को समान स्थितियों और बर्ताव की गारंटी देते हैं। इन अधिकारों को कभी कभी लाल अधिकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ए. भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी. महान्यायाभिकर्ता, सी. महान्यायवादी, डी. महाअधिवक्ता। तो इसका सही उत्तर है सी. महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। अगला प्रश्न है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? ए. 1861 में, बी. 1851 में, सी. 1871 में, डी. 1881 में। तो इसका सही उत्तर है ए. 1861 में। ब्रिटिश संसद में 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया और इसी के साथ भारत में उच्च न्यायालयों का इतिहास आरंभ हुआ। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन को आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार दिया गया था। 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में हैं? ए. भाग 1 में, बी. भाग 3 में, सी. भाग 2 में और डी. भाग 4 में। तो इसका सही उत्तर है सी. भाग 2 में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 में हैं। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है और जबकि भाग 3 में मूल अधिकार हैं और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ए. अनुच्छेद 19, बी. अनुच्छेद 20, सी. अनुच्छेद 21 और डी. अनुच्छेद 22। तो इसका सही उत्तर है कि बी. अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए. अनुच्छेद 117, बी. अनुच्छेद 119, सी. अनुच्छेद 121, डी. अनुच्छेद 123। इसका सही उत्तर है ए. अनुच्छेद 117।
अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? ए अनुच्छेद 127, बी अनुच्छेद 122, सी अनुच्छेद 26 और डी अनुच्छेद 139। तो इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का विवरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? ए संविधान के 40वां संशोधन अधिनियम द्वारा, बी संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा, सी संविधान के 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा और डी संविधान के 46वां संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी संविधान के 44वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति यानी कि अनुच्छेद 300 का में जो वर्णित है कि मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार ही है, मूल अधिकार नहीं है। इसके साथ ही 19वें अनुच्छेद की छठी स्वतंत्रता यानी कि संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? ए अनुच्छेद 243 ग, बी अनुच्छेद 243 घ, सी अनुच्छेद 243 ज और डी अनुच्छेद 243 झ। तो इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 243 घ। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी अनुच्छेद 243 घ देता है। अनुच्छेद 243 घ यानी कि 3 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से कम 1/3 स्थान, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आवंटित किए जा सकेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है? ए ब्रिटेन के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, डी अमेरिका के संविधान से। तो इसका सही उत्तर है डी अमेरिका के संविधान से। अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, उपराष्ट्रपति का पद तथा उसे सौंपे गए कार्यों को शामिल किया गया है। न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायाधीशों की पदच्युति आदि पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति नंबर 1 भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। नंबर 2 के पास पद के संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। नंबर 3 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। नंबर 4 राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा असमय मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें है ए ऑप्शन में 1 तथा 2, बी में 1 2 3, सी 1 3 4 और डी चारों। तो इसका सही उत्तर है डी चारों, यानी कि राष्ट्रपति के पश्चात उपराष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? ए साइमन कमीशन, बी राजाजी फार्मूला, सी कैबिनेट मिशन, डी वेवेल योजना। तो इसका सही उत्तर है सी कैबिनेट मिशन योजना। जनवरी 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता एटली ने
भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल यानी कि कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया। भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना है तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी? ए. भारत सरकार अधिनियम 1909, बी. भारत सरकार अधिनियम 1919, सी. भारत सरकार अधिनियम 1935, डी. भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो इसका सही उत्तर है सी. भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत कुछ अन्य रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहती थीं मिलाकर बनाया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रतिस्थापित एक ए. मूल अधिकार है, बी. आर्थिक अधिकार है, सी. मूल कर्तव्य है, डी. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। तो इसका सही उत्तर है डी. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। संसद के समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में ही यह पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए. वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, बी. वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, सी. वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, डी. उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर है ए. वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। यह ऑप्शन गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही नियुक्ति करता है, इसलिए उसकी नियुक्ति औपचारिकता मात्र होती है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री का पद पर बने रहना अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? ए. लोकसभा, बी. राज्य विधानसभा, सी. राज्यसभा, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी. राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? ए. केवल लोकसभा में, बी. केवल राज्यसभा में, सी. केवल राज्य विधानसभाओं में, डी. संसद के किसी एक सदन में। तो इसका सही उत्तर है डी. संसद के किसी एक सदन में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। इस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी एक सदन में आरंभ की जा सकती है। इसके हेतु संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का भाग बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है?
ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। तो इसका सही उत्तर है ए भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है और भारत सरकार की समूची कार्यपालिका यानी कि कार्रवाई उसके नाम से ही की जाती है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी राज्यसभा का सभापति, सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है सी लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक से इतर किसी विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों की असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आयोजित करता है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत किया गया है। वे हैं ए अनुच्छेद 13 से 17, बी अनुच्छेद 14 से 18, सी अनुच्छेद 15 से 19, डी अनुच्छेद 16 से 20। तो इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक यथावत रूप में वर्णित है, जैसे कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ए ग्राम पंचायतों का संगठन, बी गोवध निषेध, सी मुफ्त कानूनी सलाह और डी समान नागरिक संहिता। तो इसका सही उत्तर है सी मुफ्त कानूनी सलाह। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 क समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता। अगला प्रश्न है, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? ए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, बी विधायिका और कार्यपालिका, सी कार्यपालिका और न्यायपालिका और डी केंद्र और राज्य। तो इसका उत्तर है डी केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए वर्ष 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति के अन्य सदस्य शिवरामन तथा S.R. सेन थे। इस समिति ने 1988 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? ए भाग 10, बी भाग 11, सी भाग 14, डी भाग 15। तो इसका सही उत्तर है बी भाग 11। संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर है डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा तथा यदि किन्हीं कारणों से
उपराष्ट्रपति भी इस पद को धारण नहीं कर पा रहा है, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। तो फिर मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।